Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. Welcome to my channel Aiko Smasher. Today we are going to discuss about reproduction in bacteria. ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम है आज का रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. आपको पता है कि बैक्टीरिया, अब हमारे बात करें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे पास बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, या फिर हम ये बोलते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेन कितने ग्रुप होते हैं हमारे पास, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस होते हैं. तो इनमें से कौन सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम बैक्टीरिया को डिस्कस करना चाह रहे हैं. ठीक है, मेन टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन पे है. ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली इनमें कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किस मेथड से कर रहे होते हैं, हमारे पास ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन आ गया. ठीक है, यानी जेनेटिक रिकम्बिनेशन के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. फॉरेन डीएनए जो है इनके सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे हमारे पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनती है. उस प्रोसेस को अभी हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में दो तरह की ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ए का मतलब होता है एब्सेंट स्टूडेंट और सेक्सुअल का मतलब होता है कि जिसमें सेक्स ना इन्वॉल्व हो. एसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स इन्वॉल्व ना हो, उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो बैक्टीरिया कौन से दो मेथड यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो हमारे पास होता है, एक होता है बाइनी फिशन एंड देन सेकेंड वन हमारे पास होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाइनी फिशन. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाइनी का वर्ड यूज़ हुआ है, तो बाइनी हम किस लिए कहते हैं, बाइनी के लिए हम दो वर्ड, यानी बाइनी का मतलब होता है टू एंड फिशन हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं. इट्स मीन कि ये कौन सी डिवीजन है जिससे एक सेल ने डिवाइड होना है, तो वो कितने सेल बनाएगा, दो सेल बनाएगा. इसे हम बोल रहे होते हैं कि ये हमारे पास बाइनी फिशन है. ठीक है, सबसे पहले ये ऐसा मेथड है जो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, ये कब होती है, ये तब होती है जब हमारे पास इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल होता है. बैक्टीरिया का इन्वायरमेंट सूटेबल होता है किसके लिए, फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है, बैक्टीरिया जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं अगर वो उनके लिए फेवरेबल है, तो तब क्या करेंगे कि बैक्टीरिया कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बाइनी फिशन का, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, देन हम आपको पता है कि जब भी सेल ने डिवाइड करना होता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि सेल मटेरियल जो होगा उसको वो डबल करेगा. ठीक है, सेल साइज़ में इंक्रीज़ होता है, उसके बाद अपना जो मटेरियल होता है, अगर हमने पीछे जब हमने बात की थी डिवीजन्स की, तो हमने ये बोला था कि जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो सबसे पहले वो अपना क्रोमेटिन मटेरियल डबल करता है. सेम इसी तरह से अब यहाँ पर देखें कि जब रिप्रोडक्शन होनी है तो इसका मतलब यह है कि एक सेल ने डिवाइड करके दो सेल बनाने हैं. ठीक है, बाइनी फिशन की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले सेल साइज़ में इंक्रीज़ करेगा, साथ में अपना मटेरियल जो होगा उसका प्रोटोप्लास्ट मटेरियल होगा उसको डबल करेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सेल एक से दो में डिवाइड हो जाएगा. इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो दो डॉटर सेल बनेंगे वो किस से होंगे, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, किसकी तरह, अपने पेरेंट्स की तरह. ठीक है, यानी डॉटर सेल ग्रो टू द साइज ऑफ देयर पेरेंटल सेल, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, सेल साइकिल होता है. एक सेल से दो सेल बने, दोनों सेल जो हैं वो आइडेंटिकल हैं. ठीक है, और दोनों आइडेंटिकल सेल ने क्या किया, ग्रोथ स्टार्ट कर दी, यानी कि उन्होंने साइज़ अपना बढ़ाना शुरू कर दिया. वो इतना साइज़ उन्होंने गेन कर लिया जितना उनका पेरेंट्स का था. इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास सेल साइकिल है. ये कुछ बाइनी फिशन का इंट्रो था. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि बेसिकली बाइनी फिशन का मैकेनिज़्म होता कैसे है. फर्स्ट में हमें पता है कि जब हमने कहा था कि बाइनी फिशन का प्रोसेस तब होता है जब बैक्टीरिया के पास इन्वायरमेंट जो होता है सूटेबल होता है या फेवरेबल होता है फॉर देयर ग्रोथ. अब यहाँ पर देखिए कि कुछ चेंजेस आती हैं जब बाइनी फिशन का प्रोसेस होता है. उससे पहले कौन सी चेंजेस आती हैं वो हम देखने जा रहे हैं. हम इसमें ये कहता है कि जब बैक्टीरिया ने डिवाइड करना होता है या फिर रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि वो इन्वायरमेंट से कौन सी चीज़ को लेता है, वो इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स को ले रहा होता है. ठीक है, इन्वायरमेंट से वो कौन सी चीज़ लेता है, न्यूट्रिएंट्स को ले रहे होते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन.
उसके बाद क्या होता है कि सेल ऐसी चीज़ें जो है वो लेना स्टार्ट कर देता है या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है जो कि उसको रिक्वायर्ड होती है। लाइक डीएनए हमारे पास आ गया है, आरएनए, ठीक है, प्रोटीन, इंजाइम्स ले देता है, ठीक है, डेवलप करता है। उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल यानी बड़े मॉलिक्यूल, दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मैक्रो मॉलिक्यूल, जो कि लार्ज अमाउंट में अगर रिक्वायर्ड हो तो उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। तो सेल ने क्या किया, सबसे पहले उसने न्यूट्रिएंट्स को लिया एनवायरनमेंट से, उसके बाद अपनी एसेंशियल सब्सटेंस जो है उनको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, प्रोड्यूस किया। उसकी इससे क्या हुआ कि सेल का मास इंक्रीज़ हो गया, सेल का मास भी इंक्रीज़ हो गया, उसके बाद सेल का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। इसके साथ और कौन सी चेंजेस आई, सेल ने अपनी सेल वॉल जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दी। हमने बात की थी पीछे जब हमने डिवीजन का, माइटोसिस का डिवीजन का हम पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि जो सेल वॉल होती है ये हमेशा प्लांट सेल में होती है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि प्लांट सेल के साथ साथ किस में हो रही होती है, हमारे पास बैक्टीरिया में भी कौन सी वॉल होती है, सेल वॉल होती है, जो कि आउटर मोस्ट वॉल होती है। किसके लिए होती है, फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने सेल को रिजिड रखना होता है और प्रोटेक्शन देनी होती है। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि सेल ने जब अपनी चीज़ें डेवलप कर दी, अपना डिवाइड करने से पहले कौन सी चेंजेस होनी थी वो सारी चेंजेस जो है ना उसने प्रोड्यूस कर दी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि डीएनए जो होगा सेल के अंदर, उसने क्या किया, डबल होना स्टार्ट हो गया, डीएनए ने रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया, और हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो थी, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों ने क्या किया, इन्वेजिनेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्वेजिनेट का मतलब होता है कि अंदर धंसना स्टार्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। जब इन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ने इन्वेजिनेट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो डीएनए था उसने अटैच हो गया किसके साथ, मीजोसोम। मीजोसोम हम किसे बोल रहे हैं कि ये ऐसा पॉइंट होता है जो कि होल्ड करता है इस पोजीशन ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन के दौरान ये जो है उसको उसकी डीएनए को अटैच करता है उस पोजीशन के साथ। वो कौन सी पोजीशन होती है, जिसे हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास मीजोसोम्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट किया, तो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेट होने से क्या चीज़ फॉर्म होगी, हमारे पास सेप्टम फॉर्मेशन। सेप्टम हम बोलते हैं कि जो हमारे पास एक या फिर बैरियर भी कह सकते हैं कि सेल को डिवाइड करने से पहली जो चीज़ होती है वो सेप्टम फॉर्मेशन होती है, जो सेल को डिवाइड कर देती है, ठीक है। ये कब बनती है, जब हमारे पास सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या हुआ कि जब सेप्टम फॉर्मेशन हुई तो हमारे पास दो कंप्लीट सेल जो हैं वो डेवलप हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास मैकेनिज्म बाइनिफिशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली ये साइकिल हो कैसे रहा होता है वो हम देखने जा रहे हैं। पहले स्टेप में हमने बोला था कि सेल ने क्या किया, सेल ने इलोंगेट किया और अपना जो डीएनए था उसको रिप्लिकेट किया, यानी कि डीएनए की कॉपीज़ बनाई, ठीक है। एक सेल का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर देखें। बैक्टीरिया सबसे पहले इसकी आउटर वॉल कौन सी होती है, सेल वॉल होती है, जो कि रिजिड होती है और थिक होती है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है डीएनए के पास, और सेंटर में क्या है, इसका क्रोमेटिन मटेरियल है या फिर डीएनए है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हुआ हमारे पास स्टूडेंट, स्टेप 2 में हम सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इन्वेजिनेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ने इन्वेजिनेट कर दिया, ठीक है। जब ये दोनों इन्वेजिनेट कर देंगे तो हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है सेंटर में या डीएनए है, उन दोनों ने क्या कर दिया, आपस में डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड स्टेप में देखें, हमारे पास थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि क्रॉस वॉल जो बनना स्टार्ट हुई थी, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करना स्टार्ट हुई थी, अब वो कंप्लीट फार्मेशन हो गई है, यानी यहाँ पर सेप्टम फार्मेशन हो गई है। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ डेवलप हो गया, सेप्टा डेवलप हो गया। इसने क्या किया है कि दोनों सेल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब दोनों सेल जो हैं वो आपस में डिवाइड हो गया है। स्टेप 4 में क्या होगा कि ये दोनों कंप्लीट सेल जो हैं वो डिवाइड होकर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास दो कंप्लीट सेल बन जाएंगे। अब दोनों कंप्लीट सेल ने क्या किया कि अपना साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, इन्होंने ग्रोथ स्टार्ट कर दी और ये दोनों सेम लग जाएंगे, यानी आइडेंटिकल होंगे विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा बाइनिफिशन का प्रोसेस जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, कौन यूज़ कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमने मेथड पढ़ा था कि एक बाइनिफिशन, दूसरा हमारे पास एंडोस्पोर फार्मेशन होती है जो बैक्टीरिया यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंडोस्पोर्स की शेप किस तरह से होती है। तो एंडोस्पोर की शेप जो होती है वो हमारे पास स्फेरिकल हो सकती है, स्फेरिकल होती है, ओवल शेप में होते हैं, या एलिप्टिकल होते हैं, या एलिप्टोजाइडल होते हैं, या फिर सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, ये इनकी 4 शेप्स हैं जो कि हो सकते हैं एंडोस्पोर। उसके बाद हमने ये देखा था कि इसका जो प्रोटोप्लास्ट है स्टूडेंट, हमने जैसे बोला था कि सेल के अंदर जो है क्रोमेटिन मटेरियल होता है, सेम इसी तरह जो एंडोस्पोर होता है इसके अंदर क्या चीज़ होती है, प्रोटोप्लास्ट होता है। ठीक है, यानी इसका मटेरियल जो होता है, इंटरनल मटेरियल होता है वो प्रोटोप्लास्ट होता है। वो किससे सराउंड हुआ होता है, कुछ मल्टी लेयर्स होती हैं, लेयर्स हैं, ढेर सारी लेयर्स हैं, वो क्या करती हैं, इसको सराउंड करती हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्मिनल होता है, देन हमारे पास सब टर्मिनल, लास्ट वन हमारे पास सेंटर रीजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें टर्मिनल की हमने बात की। टर्मिनल हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके लिए। आउटर मोस्ट लेयर जो टर्मिनल है उसको क्या नेम दे रहे हैं, हम उसे बोलते हैं कि ये हमारे पास एक्सोस्पोरियम है। अब स्पोरियम क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है स्पोर्स की, एंडोस्पोर्स की बात हो रही है। तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड एंड स्पोरियम का मतलब होता है स्पोर, यानी ऐसी लेयर्स जो कि स्पोर्स की बाहर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कि ये एक्सोस्पोरियम हमारे पास है। ये किस शेप में होती है, ये हमारे पास डेलिकेट शेप में होती है। ठीक है, उसके टर्मिनल के नीचे सब टर्मिनल यानी उसके इनसाइड जो होगी वो कौन सी लेयर होती है, वो स्पोर कोट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर कोट होता है। ठीक है, स्पोर कोट होता है। तो कोट हमेशा आपको पता होगा कि कोट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो एंडोस्पोर का कोट होता है, स्पोर कोट होता है, ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेंटर रीजन हमारे पास थिक कॉटेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास थिक कॉटेस्ट है। ये किससे बना होता है, ये डिफरेंट पेप्टाइड, स्पेसिफिक पेप्टाइडोग्लाइकन्स होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर देखिए हमारे पास प्रोटोप्लास्ट जो है, प्रोटोप्लास्ट के अंदर 2 कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि इसको हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। तो एक तो हमारे पास होता है कैल्शियम, देन हमारे पास होता है डिपिक्लोनिक एसिड। ठीक है, जिसे हम DPA भी बोलते हैं। ठीक है, डिपिक्लोनिक एसिड और कैल्शियम होता है। अब यहाँ पर देखें हमने एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर डेवलप किया, स्ट्रक्चर बनाया है। पहले देखें कि सबसे पहले एक्सोस्पोरियम, आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास एक्सोस्पोरियम होती है। एक्सोस्पोरियम के ऊपर एक स्पोर कोट होता है। ठीक है, इस तरह से इसको हम बोलते हैं कि ये स्पोर कोट लेयर है हमारे पास। स्पोर कोट हमने बोला था कि ये प्रोटीन की लेयर होती है, वो हमारे पास है। उसके अंदर हमारे पास जो लेयर है, ठीक है, देन है इसके इनर साइड, जो मोस्ट इनर साइड लेयर है हमारे पास वो है कॉर्टेक्स की, जो कि थिक लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर इसने किस चीज़ को सराउंड किया होता है, एक तो इसके एंडोस्पोर के अंदर इसका DNA होता है, साथ में हमने कहा था कि कुछ कैल्शियम आयन और डिपिक्लोनिक एसिड होता है जो कि सेंटर रीजन में यानी प्रोटोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम इसका साइकिल देखते हैं कि एंडोस्पोर बेसिकली इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है। ठीक है, तो वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि एक वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल है, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि टी नोड है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल है, टी नोड उसे बोल रहे हैं। उसके अंदर क्या है कि उसका अपना क्रोमेटिन मटेरियल है या फिर इसके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हुई है यानी स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, तो इससे क्या है कि हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि इनसे क्या होगा कि हमारे पास स्पोर्स मदर सेल, हम इसे बोल रहे हैं कि हमारे पास स्पोर मदर सेल है। इससे क्या डेवलप हुआ, क्रोमोसोम से इन्होंने डेवलप कर दिया एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी शेप देख रहे होंगे कि एक फिलामेंट की शेप इसने डेवलप कर ली है, तो इसलिए हम मुझसे बोल रहे हैं कि ये हमारे पास एक्सियल फिलामेंट है। जो हमारे पास स्टेप 2 होगा उसमें क्या चीज़ डेवलप होनी है, फिलामेंट डेवलप होगा, जिसे हम बोल रहे हैं कि ये एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन है। किस स्टेज पर, T1 स्टेज पर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेप्टम फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक सेप्टा डेवलप हो गया है जो कि सेपरेट कर देगा किसको, स्पोर से। हमारे पास एक्सियल फिलामेंट से 2 चीज़ें बन गई हैं जो कि दोनों स्पोर्स। अब यहाँ पर स्पोर्स की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गई है। देखिए पहला प्री स्पोर, ये प्री हम इनिशियल के लिए यूज़ कर देते हैं, यानी स्पोर बनने से पहले जो चेंजेस होंगी वो हम इसे कह रहे हैं कि इस वजह से हमने इसे बोला है कि ये हमारे पास प्री स्पोर्स है। अब यहाँ पर प्री स्पोर डेवलप होना स्टार्ट हो गया और साथ में क्या हुआ है, सेप्टम फॉर्मेशन हो गया, यानी सेप्टा डेवलप हो गया और इस स्टेज को हम बोल रहे हैं T2 स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज होगी उसमें क्या होगा कि एक शेप बनेगी जिसने क्या कर देना है कि जो हमारे पास प्री स्पोर बना था उसको इंगल्फ कर लेना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास कौन सा स्टेज है, इंगल्फमेंट ऑफ 4 स्पोर।
यानी कि स्पोर्स बनने 4 हम पहले के लिए यूज़ करते हैं, 4 बिफोर के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास स्पोर बना था उसकी इंगल्फमेंट हो गई है, और इस स्टेज को हम बोलते हैं T3 स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब अब स्पोर्स बन गया है, पहले हमारे पास प्री स्पोर बना तो उसके बाद 4 स्पोर्स बना है जो कि इंगल्फमेंट हुई थी, तो उसे हमने बोला कि ये हमारे पास 4 स्पोर है। नेक्स्ट किसकी फॉर्मेशन होगी, हमारे पास कॉर्टेक्स फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जो स्पोर्स बना था, इंगल्फमेंट से स्पोर बना था, अब उसने क्या किया, थोड़ा ग्रोथ उसने स्टार्ट की, यानी अब आहिस्ता आहिस्ता स्पोर जो है वो मिच्योर होना स्टार्ट हो गया। इसने क्या कर दिया, इसने अपना कॉर्टेक्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स फॉर्मेशन किस स्टेज पे हुई, T5 स्टेज पर कॉर्टेक्स फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या हुआ कि जब कॉर्टेक्स फॉर्मेशन हुई तो नेक्स्ट क्या होना है, कोट फॉर्मेशन होगी। कॉर्टेक्स के बाद एक थिक लेयर होगी जो कि प्रोटीनेशियस लेयर होगी, उसने क्या डेवलप कर दिया, कोट बना दिया, कोट फॉर्मेशन होगी। तो ये किस स्टेज पर होगी, T7 स्टेज पे होगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हुआ, कोट भी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है मिच्योरेशन स्टेज। मिच्योरेशन स्टेज आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास T24 स्टेज पे होती है मिच्योरेशन स्टेज, जिसमें एंडोस्पोर मिच्योर फॉर्म में आ चुका होता है हमारे पास। इसमें क्या होगा, कॉर्टेक्स फॉर्मेशन भी हो जाती है, कोट फॉर्मेशन भी हो जाती है। अब क्या हुआ कि सेल ने मिच्योर होना है, सेल साइज में स्पोर जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ करेगा, लेयर्स जो है वो डेवलप कर लिए हैं इसने। तो इसने क्या किया, मिच्योरेशन स्टेज आ गया हमारे पास, सेल थोड़ा साइज़ में इंक्रीज़ हो गया स्पोर। नेक्स्ट जब हमारे पास अब एंडोस्पोर कंप्लीट हो चुका है, मिच्योर हो चुका है, तो इसने नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है, रिलीज़ होना है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा कि सेल से रिलीज़ होना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह ये हमारे पास साइकिल जो है ये दोबारा से इस तरह स्टार्ट हो जाता है सर्कुलर फॉर्म में। तो इस तरह से क्या होता है कि एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो आज का हमारा लेक्चर था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हमने डिस्कस की है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कहा था कि बैक्टीरिया 2 मेथड यूज़ करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एक होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है, उसके बाद हमारे पास बाइनिफिशन होती है, ठीक है। आज हमने इसका कंप्लीट कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बैक्टीरिया में किस मेथड के थ्रू होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के थ्रू। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।